नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। हमेशा की तरह मैं और मेरे सहयोगी हॉटलाइन के एडिटर इन चीफ राजा शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। राजा भाई, स्वागत है आपका। सर, थैंक यू। हर बार शो में मैं आपको एक नए जो प्रेडिक्शन करते हो उसकी बधाई देता हूँ। तमाम सारे प्रेडिक्शन हम लगातार देखते आ रहे हैं। हाल ही में आपने प्रेडिक्शन मध्य प्रदेश को लेकर भी किया है और देश की बात से हम शुरू करते हैं, मध्य प्रदेश पर फिर आएंगे। दीपोत्सव के पहले जीएसटी उत्सव मन रहा है और किस रूप में देखते हो ये जो सरकार ने कदम उठाया है? पूरे देश के नेता काम पे लग गए हैं कि जीएसटी उत्सव मना रहे हैं, क्या कहते हैं इसको लेकर आप? हाँ, इसको बचत उत्सव के नाम से भारतीय जनता पार्टी इसको बचत उत्सव के नाम से प्रचारित कर रही है। देखिए, मेरा ये मानना है कि पहला तो मेरा ये आपके सवाल पे सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बचत उत्सव के नाम पे जीएसटी उत्सव मना रही है, देश भर के अंदर कैंपेन ड्राइव कर रही है। इसकी शुरुआत तो लाल किले से हो चुकी थी। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से इस बात का जिक्र किया था कि जीएसटी के स्लैब में बदलाव होंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उत्सव किस बात का मना रहे जरिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जनता को बताना चाहिए। इसलिए हद से बताना चाहिए क्योंकि ये नेहरू जी और इंदिरा जी तो लगा कर नहीं गए थे। ये लगाया तो आपने ही था ये टैक्स। तो जब टैक्स से आपका लगाया हुआ था, अब यदि आप उसको विड्रॉ करते हो या उसका स्लैब कम करते हो तो फिर आपका लिया हुआ डिसीजन यदि आप बैकफुट पे आते हो तो फिर उत्सव किस बात का है? भाई, आपने धारा 370 हटाई थी तो हम ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने एक नया काम किया है, ये उत्सव बनता था। ठीक है, यदि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के किसी निर्णय को पलट देती थी तो हम कहते हैं कि ठीक है, आपने भारतीय जनता पार्टी ने देश के राष्ट्रहित में मद्देनजर इस काम को किया है। जीएसटी तो आप लोगों की तो उपज है, जीएसटी आप लोगों की तो पैदाइश है, जीएसटी आप लोगों ने तो लगाया था। जब आप लोगों ने लगा दिया, जब लाखों करोड़ों रुपए तकरीबन 11 साल तक आम जनता की जेब से आप निकालते रहे, उस समय तक तो आपको उत्सव याद नहीं आया। और अब आपने यदि 2 स्लैब कर दिए हैं, उसमें भी कुछ सर्टन रिबेट मिल रहा है, तो मैं इसको रिबेट भी नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखिए आप। आपका दिया हुआ पनिशमेंट था जनता को, ये पनिशमेंट में थोड़ी सी राहत मिली, ये समझिए आप। तो आपने ऐसा उत्सव के बनाने से क्या काम कर दिया? चलिए ये बताइए आप, किस बात का बचत उत्सव है? मैं तो कह रहा हूँ ये तो लूट उत्सव था। 11 साल तक तो आप लोग लूट रहे थे देश को, उस समय तो कोई बात करने को तैयार नहीं था। अब आप जाके सभी मुख्यमंत्रियों को काम पे लगा दिया कि जाइए पोस्टर चिपकाइए, बता दिया कि जाइए कैंपेन चलाइए। तो भाई साहब, पहले जवाब तो इस बात का दीजिए कि ये करावा किसका था, करा धरा किसका था? इसको इंदिरा जी और नेहरू जी तो करके नहीं गए थे, मोदी जी का कार्यकाल में हुआ ये। तो जन्म उत्सव मना रहे हो, बचत उत्सव मना रहे हो। आपके 17 तारीख को जन्म उत्सव से ही प्रक्रिया चालू हुई थी। तो हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने पहले तो देश के आर्थिक हालात बदतर कर दिए, अब थोड़ा सा उसमें राहत दे दी तो आप कह रहे हो हमारा ये बड़ा देश के लिए बड़ा राष्ट्रीय योगदान है। तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का ही क्रियाकलाप थे। अब उनको समझ में आने लगी है कि देश की आर्थिक व्यवस्था खराब होने लगी, चरमराने लगी, और सामने बिहार के चुनाव है। सबसे बड़ा फैक्टर ये समझिए। तो बिहार का चुनाव, उसके बाद बंगाल का चुनाव, इसके पीछे 2 बड़े फैक्टर हैं। दिवाली तो आती रहेगी जाती रहेगी, ये जो 5 साल में चुनाव एक बार आते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है। इसके कारण ये बचत उत्सव मना रहे हैं। राजा भाई ने सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की बातों को सिरे से खारिज किया है कि ये जीएसटी उत्सव जो आप मना रहे हो वो हमेशा जो आप कांग्रेस पर आरोप लगाते हो वैसा नहीं है कि इंदिरा गांधी या नेहरू जी देकर गए, या ये आपने लगाया और आपने इसको कम किया है। पर राजा भाई, इसको इस रूप में नहीं देखा जाए कि जीएसटी का जो पूरा अभी तक का जो पूरा प्रोजेक्ट बना था, जिस तरह से लागू किया था, और मुझे लगता है 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हुए इसमें, आपने एक बार कहा भी है इसमें। तो वो अमेंडमेंट के जरिए जब सरकार को समझ में आया कि इतनी सारी समस्याएं जो आ रही है तो इसको 2 स्लैब में डाल दिया जाना चाहिए, जिससे मुझे लगता है कि अभी तक जो प्रभाव पड़ा है और जो मार्केट का सीन दिख रहा है, तेज़ी से व्यापार बढ़ रहा है। नहीं तो हम का इनकार कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ यदि टैक्स स्लैब ठीक हो रहा है, टैक्स स्लैब यदि आप रिवाइव कर रहे हो तो मोरलेस मार्केट को उसमें बूस्ट मिलेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आपको डिंडोरा पीटने का तो राइट नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। मैं आपको उत्सव मनाने का राइट इसलिए नहीं है कि आपके किए हुए क्रियाकलाप थे, ये कोई बाहर से आके कोई थोप के नहीं गया था, आपने उसको ठीक नहीं किया है। पहले आप हमसे 100 रुपये लेते थे, लगातार लेते रहे, 11 साल तक लेते रहे। अब आप हमसे बोल रहे हो चलिए 70 रुपये दे दीजिए आप। तो आपने जो 30 रुपये कम किए हैं वो आपने पनिशमेंट कम किया है मेरा, इसलिए मेरा मार्केट थोड़ा सा ठीक हो रहा है, ये कह सकते हो आप। लेकिन ये जो उत्सव मना रहे हो ना, किस मुंह से मना रहे हो, तो अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूँ। और हमारे देश की जनता उनकी पीठ थपथपा रही है और वाह वाह कर रही है। और हमारे जो भाट चारण वाले जितने भी संगठन होते हैं,
ये वाह वाह करते हैं, चाहे वो बिजनेस के संगठन हो, चाहे वो तमाम प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन हो। सीधी सीधी बात करो ना कि आपका ही तो थोपा हुआ था, आपने उसको रिव्यू किया, तो उसमें नई बात क्या है? राजा भाई सिरे से इस बात को खारिज करते हैं कि ये कोई उत्सव जैसा माहौल नहीं है, और इस बात को भी स्वीकारा उन्होंने कि जीएसटी का जो दरें स्लैब जो 2 आई, उसके बाद से व्यापार में काफ़ी परिवर्तन आया है। मार्केट में भी ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। गाड़ियों पर टैक्स कम हुआ, गाड़ियाँ सस्ती हुई, तो लोगों का ध्यान जो है गाड़ी की तरफ जा रहा है। बहरहाल सरकार के अपने नीति नियम और अपनी एक स्टाइल है जिससे वो आगे बढ़ रही है। नहीं, बीजेपी वैसे 25 पैसों का 100 रुपये में चलाना जानती है, आप समझ लीजिए बात को। आप भारतीय जनता पार्टी जो है ना, 25 पैसे जब जेब में होते हैं ना, उसकी मार्केट 1.25 रुपये की करती है। देखो हमने 1.25 रुपये मार्केट के अंदर चलाया है। और भाजपा की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो जो किसी भी आपदा को अवसर बना के इतना मार्केटिंग करने लगती है, तो हमारी जनता को लगने लगता है कि नहीं बहुत बड़ा काम कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी आपको कोविड में थालियाँ भी पिटवा लेती है और तालियाँ भी पिटवा लेती है, हम बालकनी में खड़े होकर तालियाँ हम बजाने भी लगते हैं। तो ये बीजेपी का स्टाइल है, तो मेरे को बीजेपी का स्टाइल इंप्रेस नहीं करता है। देखिए राजा भाई स्पष्टवादी पत्रकार हैं, वो सीधी बात करने में यकीन रखते हैं, और जिस तरह से उन्होंने अपने विचार प्रकट किए जीएसटी को लेकर, वो निश्चित तौर पर बहुत अलग राय रखते हैं आम लोगों से। बहरहाल हमने ये बात कही कि जीएसटी से कारों की दरों में, कीमतों में कमी हुई, बाकी चीज़ों में भी कमी हुई, कई सारे प्रोडक्ट्स पे से जीएसटी हटा है। मेडिक्लेम, एक तो पहले तो मेडिक्लेम आदमी करवाता नहीं, और करवाता है तो 18% जीएसटी देता था, लेकिन अब जीएसटी से उससे मुक्ति मिली है। तो मुझे लगता है कि एक तो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। बहुत अच्छी बात है ये, और मेडिकली ये एक अच्छा मतलब इसमें एक मतलब प्रेरणा मिलेगी कि मेडिक्लेम करवाया जाए। देखिए आप आमतौर पर क्या होता है कि व्यक्ति 2 जगह सबसे ज़्यादा टूटता है, एक तो अस्पताल के अंदर और एक शिक्षा में, एजुकेशन के अंदर। इन 2 जगह व्यक्ति खूब टूट जाता है और उसकी मतलब कमर टूट जाती है उस एक्सपेंसेस को बियर करने के अंदर। यदि आपको लगता है कि मेडिक्लेम हमारा, क्योंकि देखिए 18% का जीएसटी अपने आप के अंदर एक 5-7 हज़ार रुपये का बोझ आदमी के ऊपर पड़ता है टैक्स के रूप में, तो मैं इस बात का फेवरेबल हूँ, उसे अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ कि खासतौर से इसको मुक्त किया गया है। इस मुक्त के मामले में मैं 100% मार्क्स देता हूँ कि इसको मुक्त करना बहुत अच्छी बात है। इससे मेडिक्लेम होगा। देखिए सरकार क्या होता, आयुष्मान ला रही थी, तो आयुष्मान का खर्चा पूरा सरकार को भुगतना पड़ता था, ठीक है। और इसमें यदि आपका टैक्स मुक्त वो कर दिया जाता है, राहत दे दी जाती है, तो मेडिक्लेम करवाने वाले के लिए भी ईजी रहता है, और अस्पतालों के लिए भी एक उसका मतलब जिसको कहते हैं लोड नहीं पड़ता है। और मोर और लेस मुझे लगता है आयुष्मान में भी इसमें राहत मिलेगी, इसको साइड दूसरे एंगल से देखो तो। लेकिन सर मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूँ जिस पे कोई जिक्र नहीं कर रहा है, आने वाले समय में ये जो इन्होंने अभी राहत जिसका शब्द इस्तेमाल करा ना कि हमने टैक्स को स्लैब को कम कर दिया, राहत तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ, स्लैब कम कर दिए, आने वाले समय में राज्यों की जो टैक्स रेवेन्यू है उस पर ज़बरदस्त फर्क पड़ेगा, आप देखिएगा। राजा भाई आपकी बात को मैं बिल्कुल सही कहा आपने। आज ही अखबार में पढ़ रहा था अच्छा। कि मध्य प्रदेश को लगभग कुछ एक बड़ी अच्छी धनराशि है जिसका नुकसान होने वाला है, और टैक्स स्लैब में। और फिर सरकार ने जो इसके लिए लोन लेने की सीमा को बढ़ाने की बात कही है, क्योंकि जो जीएसटी कलेक्शन जो एक डाउन हुआ है, रेट जो कम हुआ, उससे मध्य प्रदेश सरकार को जो जीएसटी का अपना पार्ट मिलता है, हिस्सा मिलता था, वो कम होगा। और उसी की भरपाई के लिए सरकार ने लोन की सीमा बढ़ा दी है, जो कुछ परसेंटेज थी 3 या 5% थी, उससे फिर उसको आगे बढ़ा दिया है। तो ये एक सरकार को बैलेंस कहीं तो करना ही था जब आपकी जीएसटी की राशि घटी है। नहीं देखिए आप उसमें आप होगा कि आने वाले दिनों में कि हमारा अभी जो स्टेट गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो जीएसटी के रेवेन्यू उसी स्लैब से आ रहे थे जो पहले मतलब जो इम्प्लीकेबल नहीं था उसके पहले वाले रेट से आ रहे हैं, और वैसे उन्होंने खर्चे बांध लिए। उसको एग्जांपल देखिए, आप पॉलिटिकल खर्चों को देखिए कि हर महीने आपको लाडली बहना के नाम से हज़ारों करोड़ रुपए की किस्तें डालना होती है। ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा सरकार को आप और में जो टैक्स देते हैं वहीं से आता है ना। कोई नोट छापने की अलग से मशीन थोड़ी लगा रखी सरकार ने, ये पैसा टैक्स का ही तो है। तो जब टैक्स का पैसा कम आने लगेगा ना, तो चूँकि इन्होंने मुफ्त की रेवड़ियों के कमिटमेंट कर रखे हैं, कम कर नहीं सकते, वोट उन्हीं रेवड़ियों पे टिके हुए हैं, लाडली बहना की रेवड़ियों पे टिके हुए हैं। तो वो लाडली बहना की रेवड़ियाँ तो उनको 3,000-4,000 करोड़ महीना जो देना है वो तो देना ही है। यदि यहाँ से रेवेन्यू कम आने लगा तो सरकार के आप में जो बुक्स है उस पर फ़र्क पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। और कोई हिडन एक्सपेंसेस आपके ऊपर थोप दिए जाएंगे जो आप समझ नहीं पाओगे आने वाले दिनों के अंदर। ये स्लैब तो आपको कम होते दिखेंगे, कोई अन्य प्रकार के या तो आपके ऊपर हिडन एजेंडे थोप दिए जाएंगे, हिडन टैक्स थोप दिए जाएंगे, या फिर सरकार जो आप लोन की बात कर रहे हो ना, ये लोन भी हमारे माथे आना है। ये लोन कोई सरकार को व्यक्ति के मुँह से थोड़ी आता है, आप और हम तो सरकार है।
तो हमारे माथे ये लोन आना है। तो ये इनकी क्या स्टडी है, कितना रेवेन्यू डेफिशिएट होगा, ये एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है आने वाले टाइम पे। देखिए राजा भाई ने जो बात की वो बिल्कुल सही है। सरकार जो बात चल रही है, जिस तरह से जीएसटी के रिफॉर्म्स के बाद या दो जो स्लैब हुए हैं उसके बाद से सरकार को जो रेवेन्यू आना है वो कम होगा, तो उसकी भरपाई कहीं ना कहीं से होगी। लेकिन खामियाजा आपने जैसा कहा कि भुगतना आपको और हमको ही है। जीएसटी से राजा भैया अब हम आते हैं इंदौर शहर की तरफ जी। इंदौर शहर जो है वो बहुत वाइब्रेंट शहर है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसको कहा जाता है, इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है। अवार्डों की तो बात ही नहीं, हर महीने नए अवार्ड इंदौर को मिलते हैं। लेकिन इस शहर की जो आबो हवा से लेकर जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है और जो तानाशाही है अधिकारियों की, इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए मेरा ये मानना है कि आपने जो पॉलिटिकल विलिंगनेस की बात की है ना, मेरा ये मानना है मौजूदा दौर में इंदौर शहर के अंदर सब राजनेता बचे हैं, लीडर बचे ही नहीं हैं। लीडर वो होता है जो शहर की वॉइस बनते हैं। लीडर वो होता है जो शहर के दुख दर्द में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। लीडर वो होता है जो शहर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने वाले चेहरे रह गए हैं। ये लोग शहर की वॉइस कोई रहे नहीं है, और इनकी खुद की वॉइस भी ऊपर नहीं रही, ये भी समझ लीजिए आप। ये यहाँ खुद वॉइस नहीं है, इनकी ऊपर वॉइस नहीं है, चाहे भोपाल की हो या दिल्ली की हो। तो ये शहर मुझे लग रहा है एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें एक अफसरशाही बड़ी हावी हो चुकी है शहर के ऊपर, वही शहर को चला रही है। पॉलिटिकल विलिंगनेस इस शहर में दिख नहीं रही है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी नहीं दिख रहा है, और जो लोग इंटरफेरेंस रखने में ताकत रखते थे उनको भोपाल से उनके पर काट दिए गए हैं। तो ऐसे में आप समझिए जब शहर में कोई पॉलिटिकल हैंड, मजबूत हैंड नहीं होता है जो छाती ठोक कर ये बात कहता है कि नहीं ऐसा होना था, ऐसा होना चाहिए, कोई कहने कोई नहीं है शहर में। प्रयोगशाला बन चुका है इंदौर। प्रयोग कैसा भी हो सकता है, अफसर जो चाहे वो प्रयोग कर रहे हैं, और उस प्रयोग में एक बार कर रहे हैं, दो बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। चाहे मेट्रो का प्रयोग ले लीजिए, चाहे ट्रैफिक के प्रयोग ले लीजिए, चाहे पॉलिटिकल कुछ भी आप, मतलब अनेक ऐसी चीज़ें जिन पॉलिटिकल वॉइस बचे नहीं है। ये सब अपने अपने निजी स्वार्थों तक राजनीति करने लगे हैं। तो मेरा स्पष्ट मानना है लीडरशिप शहर में नहीं बची है, केवल राजनेता बचे हैं। राजनेता केवल अपनी कुर्सी और अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करता है, उसको शहर से कोई लेना देना नहीं है। शहर में लीडरशिप खत्म हो गई है, शहर में सिर्फ राजनेता बचे हैं। ये कहना है वरिष्ठ पत्रकार और हॉटलाइन के एडिटर इन चीफ राजा शर्मा जी का। इस शहर में जो कुछ हो रहा है मुझे लगता है आम आदमी उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं, चाहे वो यातायात की हो, चाहे साफ सफाई के मुद्दे की हो, चाहे अपराधियों का जो हौसला बुलंद हुआ है, या फिर शहर में यदा कदा जो घटनाएं घटती है जो निश्चित तौर पर शहर के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। तो इंदौर में रहने वाला आदमी कहीं ना कहीं इस समय अपने मानसिक स्तर की अगर हम बात करें तो कुछ अनबैलेंस्ड लगता है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। उसको आप ऐसे भी कह सकते हैं सर कि इंदौर अब भोजन, भजन, भागवत कथा और भंडारों का शहर हो गया है। इसके अलावा आप कभी भी उठा के देख लीजिए, भागवत कथा, भोजन, भजन, भंडारे के होर्डिंग पोस्टर आपको शहर भर में देखने को मिलेंगे। वहीं इनके नेताओं के तिलक छापे लगे हुए, साफे पहने फोटो देखने को मिलेंगे। ये माला पहन के आते हैं और माला पहनाने जाते हैं। इसके अलावा शहर में डेवलपमेंट के मामले में, लीडरशिप के मामले में, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, शहर की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर कौन सी चर्चा हो रही है, चलिए मुझे बताइए। कौन से प्लेटफॉर्म पर चर्चा हो रही है, कौन लीड कर रहा, चलिए बताइए। इंदौर का जो ट्रक हादसा जो था, मतलब ये तो शुक्र मनाइए कि वो ईश्वर की कृपा से वो वहीं रुक गया। यदि वो ट्रक 200-500 लोगों को लेटा जाता तो आप क्या करते? सही ये तो हत्या की, मैं तो हत्या कह रहा हूँ ना, हादसा तो कह ही नहीं रहा हूँ मैं, लापरवाही के साथ हत्या कह रहा हूँ उसको मैं, क्योंकि ये कोई जंगल में नहीं घुसा था। वो शहर के बड़ा गणपति इलाके में जहाँ एट ए टाइम 10-20 हज़ार लोगों का मूवमेंट एट ए टाइम रहता है, वो तो ईश्वर की कृपा रही कि हम बच गए। वो तो चलते ही जा रहा था ट्रक, तो कितना नशे में था, कैसे अंदर घुस गया। मतलब उस घटना को किस रूप में देखा जाए, ये कोई सामान्य घटना तो थी नहीं कि चींटी बन के तो कोई आया नहीं था कि आपको दिखा नहीं। ट्रक घुस गया इस शहर में। कुछ मतलब मैंने आपसे कहा ना, नेताओं का एक काम बचा है, एयरपोर्ट पे जाइए। मैं जैसे बार बार कहता हूँ, एक ट्रक दुपट्टा लेके वहाँ खड़े रहते हैं ये लोग। मुख्यमंत्री जी आते हैं, उनके गले में दुपट्टे डालते हैं, गुलदस्ते हाथ में थमाते हैं, अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं, सोशल मीडिया पर अपना फ़ोटो पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि शहर हित में बड़ी चर्चा हुई। कौन सा शहर हित हुआ, जरा बताइए तो सही, आपने क्या किया शहर हित के लिए। तो ये केवल फोटोबाज नेता हमारे पास,
मैं इनको सबको अभिनय सम्राट कहता हूँ। एक से एक बड़े अभिनय सम्राट हमारे हो चुके हैं। सब अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं कि मुझे अपनी पोस्ट मिल जाए, मैं अपनी पोस्ट को बरकरार रखूँ। इंदौर मेरा मानना लावारिस हो चुका आज के। बड़ी बात इस शो के अंत में निकल कर सामने आई। राजनेता अब जो राजनीति करने की बात कर रहे हैं वो राजनीति का स्तर अलग हो गया है, लीडरशिप शहर में खत्म हो गई है। वो इंदौर लावारिस शहर हो गया है, कहना है वरिष्ठ पत्रकार और हॉटलाइन के एडिटर इन चीफ राजा शर्मा का। शहर हित के इन तमाम मुद्दों पर हम लगातार बात करते रहेंगे। आपके कुछ सुझाव हैं तो हमें ज़रूर भेजिए। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।